जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा एट वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट। ये वाशिंगटन का मेन एयरपोर्ट है, जहाँ से आप सबसे करीब है ये वाशिंगटन सिटी के। डीसी एयरपोर्ट इसको कहते हैं, रोनाल्ड रेगन डीसी एयरपोर्ट। मैं यहाँ पे पूरी रात सफ़र करके पहुँचा हूँ फ़ीनिक्स एरिज़ोना से। फ़्लाइट तो मेरी असूली तौर पे 5 घंटे की थी। रात के उसने कोई पौने 12 बजे वहाँ से चलना था, यहाँ सुबह 7 बजे के करीब पहुँचना था। लेकिन फ़्लाइट जो थी वो 7 घंटे की कन्वर्ट हो गई। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने तमाशा देखा कि जब रात सब लोग जहाज़ में भर गए, पूरा जहाज़ फुल हो गया, बड़ा धोड़म-धोड़म पहुँचे कि टाइम पे है, ऐलान हो रहा है, बोर्डिंग शुरू हो गई है, बोर्डिंग ख़त्म होने वाली है। जहाज़ के अंदर बैठ गए तो पता चला कि पायलट जो है वो मिसिंग है। कभी पीआईए के अंदर भी ये तमाशा नहीं देखा कि अमेरिकन एयरलाइंस की जहाज़ है, लेटेस्ट जहाज़ है, बहुत बड़ी एयरलाइंस है, पायलट मिसिंग है। एयर होस्टेस ऐलान कर रही है कि पायलट नहीं आया। मैंने जाके कोई पूछ भी नहीं रहा। मज़े की बात यह है कि अमेरिकन की भी बड़ी एबिलिटी है अब्यूज़ को बर्दाश्त करने की। मैं सोच रहा था अगर ये पाकिस्तान में तमाशा हुआ होता कराची के एयरपोर्ट के ऊपर, तो लोगों ने वहाँ तूफ़ान खड़ा कर देना था। जियो की और एयरवाई की और दुनिया न्यूज़ की हेडलाइन लग जानी थी कि पायलट जो है वो गुम हो गया। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये थी कि मैंने एयर होस्टेस से जाके पूछा कि भाई क्या मसला है। तो कह रही कि पायलट जो है वो नहीं आया। तो मैंने कहा क्या मतलब है इसका, पायलट नहीं आया? कह रही हमें कुछ नहीं पता, बस पायलट नहीं आया, पता चल रहा है कि पायलट कहाँ गुम हो गया। फिर ऐलान किया गया कि जी पायलट जो है वो देर से पहुँच रहा है और पायलट जो है वो अब जहाज़ उड़ेगा यहाँ से कोई रात की 1:30 बजे। तो आप ये कह लें कि 11:40 बजे फ्लाइट ने उड़ना था, वो 12 बजे नहीं उड़ रही है, वो 1 बजे नहीं उड़ रही है, वो 1:30 पे उड़ रही है। तो 1 घंटा 50 मिनट जो है फ्लाइट लेट उड़ी। बहरहाल मैं यहाँ इस वक्त बैठा हुआ हूँ, अभी पहुँचा हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ ब्रेकफास्ट करने, कॉफ़ी के बहाने, कि यहाँ पर चूँकि पढ़े लिखे अमेरिकन्स मसलसल आ रहे हैं। जहाज़ में भी मैं बातचीत करता रहा। मैं एक रिएक्शन और रद्द अमल एसेस करना चाहता था, गॉज करना चाहता था कि अमेरिका में अब से कोई 18 घंटे पहले जो न्यूयॉर्क की एक अदालत ने, ज़हन में रखिए कि न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ब्लू स्टेट उसे कहते हैं, और न्यूयॉर्क की एक स्टेट के अंदर प्रोसिक्यूशन ने जो वर्डिक्ट हासिल किया है कन्विक्शन का एक जज से, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ फेलिनी के आई थिंक 32 चार्जेस या 34 चार्जेस जो हैं उनके ऊपर प्रूव हो गए हैं। इस पे अमरीकी शहरी जो हैं उनका रिएक्शन और रद्द अमल क्या है। तो मैं अब तक दर्जनों लोगों से कल रात से इसके हवाले से बात कर चुका हूँ, बड़े तरीके से। जहाज़ में भी मैं फिरता रहा, मैंने देखा है, और मैंने एक छोटा सा क्लिप भी इसका किया था जो मैंने ट्विटर पे फ्लोट किया कोई थोड़ी देर पहले। जो डेमोक्रेट्स हैं वो खुश तो बहुत हैं, लेकिन खुल के इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। सो मच हो कि मैंने देखा है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट आई है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी का स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं अफसोस तो ये है कि इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन की लिस्ट के ऊपर होगा और इलेक्शन उसी के साथ होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई बहुत मौजू कैरेक्टर नहीं है इलेक्शन के लिए, लेकिन वो इसको वेलकम नहीं कर पा रहे कोर्ट के डिसीजन को। डेमोक्रेट्स ये कह ज़रूर रहे हैं एवरेज आदमी कि रूल ऑफ लॉ, और बाहर भी अदालत के लोग थे जिन्होंने प्लेकार्ड उठाए हुए थे कि नो वन इज़ अबव द लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। लेकिन डेमोक्रेट्स को भी ये एहसास हो रहा है कि एक इलेक्शन ईयर के अंदर जो फ्रंट रनिंग पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट है उसको अदालत के ज़रिए हटा देना जो है ये बहुत अजीब चीज़ है, और इसे वो कोई खुल के डिफेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन रिपब्लिकन्स जो है वो सीख पा है, वो आग भगोला है इस चीज़ में। और मुझे मसलसल चाहिए, ट्विटर के ऊपर भी आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, मैंने उसको भी बैठ के स्टडी किया है, लोगों से भी मैंने पूछा है। जो रिपब्लिकन लीनिंग लोग हैं वो समझते हैं कि अमेरिका का जस्टिस सिस्टम को तीसरी दुनिया का थर्ड वर्ल्ड, कोई बांग्लादेश, उनको जहन में जो भी नाम आ रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो कहा जा रहे हैं। एक दो लोगों ने कम अज़ कम जो मेरा ख्याल अखबार वगैरह ज़्यादा पढ़ते थे, उन्होंने कहा है कि इन्होंने अमेरिका को, डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया है, कि अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल फील्ड को सेटल करने के लिए। ये कमज़ोर हैं और ये इलेक्शन जो है बड़ी बड़ी सख्त गालियाँ निकाल रहे हैं, मतलब जिस तरह से यहाँ पे होता है लैंग्वेज में फक एंड शिट एंड एवरीथिंग हो रही है, कि ये जो इलेक्शन इनको साफ नज़र आ रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए ये इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के प्रोसेस से उसको नहीं निकाला जा सकता और वही अब इलेक्शन जीतेगा। और इस एक्शन के बाद तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक कंपैरिजन करूं, जो मैंने अपने क्लिप में भी कहा कि किस तरह से अदालती प्रोसेस अब दुनिया भर में पॉलिटिकल फील्ड को सेटल करने के लिए, पॉलिटिकल बैटल्स का फैसला करने के लिए अदालत का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। और अमेरिका में इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतनी दीदा दलेरी के साथ डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदालत का इस्तेमाल करेगी डोनाल्ड ट्रंप से जान छुड़ाने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अजीब है। ये मुझे ही कल भी पता चला था, मुझे अंदाज़ा, लेकिन इतने ब्लैक एंड वाइट तरीके से ज़ाहिर माइंड फोकस नहीं हुआ था। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसकी सिर्फ 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं
कि अमेरिका का हर वो बंदा अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और उसके लिए एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसको एक नेचुरल बॉर्न, उसको एक बॉर्न यूएस सिटीजन होना चाहिए। उसको ग़ालिबन 14 बरस कम अज़ कम उसने अमेरिका में गुजारे हुए हों, और बस दैट्स इट। मेरा ख्याल है कुछ इतना ही है, कुछ और उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और इसका मतलब यह है कि एक मज़े की बात यह है कि आप फेलन भी हो, आपके ऊपर फेलनी चार्जेस भी हो, आपको सज़ा भी हुई हो, आपकी कन्विक्शन भी हुई हो, कितनी अजीब बात है, उसके बावजूद आपको अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका नहीं जा सकता। आप शायद अपने आप को वोट ना डाल सकते हो, लेकिन आपको उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी डिफरेंट किस्म के ओपिनियन इस स्टेज की पाई जाती हैं। लेकिन आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे और आपको सज़ा हो गई है, तो आप सज़ा, जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे उसके बाद, सपोज 4 साल की सज़ा है, उसके बाद आप सज़ा काटेंगे, लेकिन आप पूरे 4 बरस अपने प्रेसिडेंट की हैसियत से मुकम्मल करेंगे। अंडर द सर्कमस्टेंसेस डोनाल्ड ट्रंप को हटा देना तो खासा मुश्किल लग रहा है। तहम इसमें एक मूव ये समझ आ रही है कि शायद डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को लगता ये है कि जब 11 जुलाई को जो न्यूयॉर्क का जज है वो सज़ा का फैसला करेगा, और सज़ा ये भी हो सकती है कि 4 साल की मैक्सिमम सज़ा दे सकता है। ज़्यादा तवक्को यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रोबेशन मिलेगी। सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक हायर लेवल की कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी करेंगे। लेकिन यह है कि जज ने जो तारीख रखी है 11 जुलाई की, वो रिपब्लिकन जो कन्वेंशन हो रहा है मिल्वॉकी के अंदर, उससे सिर्फ 2-3 दिन पहले है। और उस रिपब्लिकन कन्वेंशन के अंदर रिपब्लिकन पार्टी ने नॉमिनेट करना था डोनाल्ड ट्रंप को एज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कैंडिडेट ऑन बिहाफ ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है रनिंग मेट भी पिकअप करना था। अब इस अदालती प्रोसेस के बाद अभी तो जो रिएक्शन आया है पिछले 12-14 घंटे में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वो बड़ा गम और गुस्से का रिएक्शन है, और उन्होंने अदालत के इस फैसले को बड़ा कंडेम किया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने भी आवाज़ साथ मिला के किया है। लेकिन देखना ये होगा कि 11 जुलाई में जब जज जो है वो एक उसका सेंटेंसिंग करेगा, उस सेंटेंसिंग के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन होगा, डेमोक्रेट्स को, या डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को, या जो एक बाई पार्टीजन कंसेंसस है दोनों पार्टीज के दरमियान कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट अ सूटेबल कैंडिडेट, वहाँ ये देखना होगा कि वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं। लेकिन जो वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, मेरा ख्याल है वो बड़ी हद तक मुतासिर होंगे कि जो इस वक्त, जो यहाँ मैं सड़क पे, आप कह लें एक तरह से बैठा हूँ, ये जो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो ये जो सड़क का डायनामिक है अमेरिका की, स्ट्रीट का और पब्लिक ओपिनियन का डायनामिक है, इसे रिपब्लिकन पार्टी बड़े गौर से देखेगी, इसे एब्जॉर्ब करेगी, और ये रिएक्शन आपको रिपब्लिकन पार्टी के अंदर नज़र आएगा जब उनका कन्वेंशन होगा। अब चूँकि अभी बेसिक मेरी थीम यह है कि कैसे अदालत का इस्तेमाल या मिसयूज़ या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मसलसल पॉलिटिकल डेक को रीअरेंज करने के लिए। अब पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान में तो खैर मसलसल ही हो रहा है, अमेरिका में तो ये एक बड़ा एक रेयर है जहाँ इतना खुल्लम खुला इसका इस्तेमाल है। यहाँ पर अभी भी इसको खुल्लम खुला नहीं है। अगर आप बहुत ही डाई हार्ड डेमोक्रेट से बात करें तो वो यही कहेगा कि सब पे नो वन इज़ अबव द रूल ऑफ लॉ। ये और बात है कि केस, मैंने बहुत सारी रात में जहाज़ में बैठ के 5-6 घंटे की फ़्लाइट जो थी इतनी लंबी, उसमें मैं इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखता रहा हूँ, और लेकिन केस है बहुत कमज़ोर। उसकी मैं खैर कभी फिर बात करूँगा कि जिस किस्म के चार्जेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो टेक्निकल किस्म के चार्जेस हैं, वो कोई मजबूत चार्जेस हैं नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आज एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर जो कमेटी होती है, जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं, जो बनी है अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब थे, और उसमें मुनीब अख्तर थे जो 3rd सीनियर जज थे। उन्होंने, इस कमेटी ने एक 2/1 के डिसीजन से रिज़र्व सीट्स की जो PTI स्ट्रोक सुन्नी तहत काउंसिल की पिटिशन है, उस पर एक फुल कोर्ट बेंच बनाने का फ़ैसला किया। इसकी मुनीब अख्तर साहब ने मुखालफत की। अच्छा, ये आपको याद करवा दूँ कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने, जिससे सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब हेड करते थे, और उनके साथ अतर बिन अल्लाह साहब थे, और उनके साथ मोहम्मद अली मजहर थे, उन्होंने वो बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन दिया था जहाँ PTI सुन्नी तहत की पिटिशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया। ये वही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिसने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को अपहोल्ड किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने PTI सुन्नी तहत काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स हैं वो उठा के PMLN, PPP और बाकी सारी मौलाना साहब की जमातों को बांट दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सस्पेंड किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन के नतीजे में पंजाब की असम्बली के स्पीकर ने भी PMLN की सीटें वगैरह ख़त्म कर दी, और एक खासा बड़ा झटका लगा PMLN को और PPP को, जिनकी
अददी बरतरी जो थी उसमें कमी हो गई। अब ध्यान में रखिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक पीटीआई है नेशनल असेंबली के अंदर। और अब ये जो डिसीजन है जो रिजर्व सीट्स का है, जिसमें वुमेन सीट्स हैं और कुछ माइनॉरिटी सीट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। काजी फायज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर ने यहाँ डिसेंट किया आज के इस फैसले में, उनका डिसेंट की नोट है। काजी फायज़ ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब हैज़ गॉन फॉर दी फुल कोर्ट। हालांकि पहले रिकमेंडेशन ये थी कि एक लार्जर बेंच जो है बनेगा, क्योंकि जो पहला डिसीजन लिखा था वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था 6 मई का मेरा ख्याल है, और उस डिसीजन में भी उन्होंने कहा था कि 3 जून से हम इसकी डेली प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और इस पर एक लार्जर बेंच की रिकमेंडेशन हम कमेटी को भेज रहे हैं। लेकिन लार्जर बेंच नहीं बना, फुल कोर्ट बेंच बना है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं अभी फारिग होकर जब यहाँ से निकलूँगा तो फ़ोन घुमाऊँगा और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से इसको समझना चाहूँगा, बिकॉज मुझे शक ये है, आई हैव द स्नीकिंग सस्पेशन कि काजी फायज़ ईसा साहब मेरे एनालिसिस के अतबार से रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर फुल कोर्ट बेंच बने। वो चाहते थे तो फुल कोर्ट बेंच का ऑर्डर दिया गया है, और जस्टिस मुसर्रत हिलाली नहीं होंगी क्योंकि बीमार हैं, बाकी सारे जस्टिस जो हैं उसके अंदर होंगे, और यूँ ये 14 लोगों का मेरा ख्याल है 14 जस्टिस का ये बेंच होगा। फुल कोर्ट वर्सेस लार्ज बेंच जो कि मुनीब अख्तर रिकमेंड कर रहे थे 7 का, इसमें फ़र्क डायनामिक्स में होगा क्या, ये समझना पड़ेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग, और शायद आप में से बहुत से लोग एग्री करें, कि काजी फायज़ ईसा साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन ज़ाहिर है वो खुल के कह भी नहीं सकेंगे, वैसे वो खुल के भी बोल देते हैं, उनका माइंड बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है अदालत के अंदर। लेकिन उनकी कोशिश होगी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ ना मिल सके। सो फुल कोर्ट और लार्जर बेंच के डायनामिक्स में क्या फ़र्क होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे शक ये है कि फ़र्क होगा। इसीलिए काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो लार्जर बेंच की तरफ गए हैं कि उनकी उसमें एक हिकमत अमली होगी। आज के दिन में एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला हुआ, बस वो बात मैं कर दूं उसके मैं ख़त्म करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है जिससे शोएब शाहीन साहब लेके गए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे। तो कितने हफ्ते हो चुके हैं कि तहरीक इंसाफ जो है, मेरा ख्याल है 2 महीने हो चुके हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करना चाह रही है। ये इस मुल्क के अब हालात हो चुके हैं, वो डिप्टी कमिश्नर उसकी परमिशन नहीं दे रहा। इस्लामाबाद में जब भी जलसे होते हैं, या तो परेड ग्राउंड में हुए तारीखी तौर पे, या पेशावर मोड़ के ऊपर होते हैं, या एक फातमा जनाब पार्क में होते हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में। अब डिप्टी कमिश्नर मेमन साहब ने एक हुक्म नादरशाही इशू किया है, वो भी जबकि अदालत में कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई है कि हमें जलसा नहीं करने दे रहे, और उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप इस्लामाबाद का जलसा रवात में जाके कर लें, रवात के बोर्ड के ऊपर। जस्ट इमेजिन दिस। अब उसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ने अदालत से बाहर निकल के कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। इस वक्त ये अच्छा, डिप्टी कमिश्नर भी ज़हन में रखिए कि वो भी एक अदालत होती है, वो भी एक तरह की एक ज़माने में तो पूरी अदालत होती थी, लेकिन अभी भी डिप्टी कमिश्नर भी एक मैजिस्ट्रेट होता है, और ये भी एक अदालती किस्म का फैसला है। और बहरहाल ये मेरा सारा इस वक्त है कि किस तरह से जो लीगल जुडिशल फोरम है उसको पॉलिटिकल डेक को रीअरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया भर में। अमेरिका में एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अमेरिका में भी उसका इस्तेमाल डेमोक्रेट्स कर रहे हैं अपनी डेस्परेशन के अंदर। इस पर मजीद बात करूंगा मैं अगले वीलॉग में बहुत तफसील के साथ। थैंक यू।